नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मस्कट में भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। लोगों ने लगाए भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के उप प्रधानमंत्री के साथ की बैठक। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर किया विचार विमर्श। इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल, वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, आतंकवाद और कृषि तकनीक जैसे अहम मुद्दों पर रखा भारत का पक्ष। कहा 140 करोड़ लोगों की दोस्ती का लाया हूं संदेश। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर चर्चा। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने से जुड़ा विधेयक चर्चा के बाद पारित। गुरुवार को नियम 193 के तहत प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर भी होगी चर्चा। राज्यसभा में भी बुधवार को हुआ विधायी कामकाज। सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक और निरसन और संशोधन विधेयक 2025 चर्चा के बाद सदन से पारित। और वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली में 5वीं क्लास तक स्कूल बंद करने के दिल्ली सरकार के आदेश में दखल देने से इनकार। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ होगी कार्रवाई। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान पहुंचे। राजधानी मस्कत में प्रधानमंत्री का शानदार अभिनंदन हुआ। ओमान के उप प्रधानमंत्री शहाब बिन तारिक हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री को लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री का ओमान का यह दूसरा दौरा है। भारत और ओमान के बीच बेहद प्राचीन और मजबूत संबंध है। प्रधानमंत्री का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान पहुंचते ही उप प्रधानमंत्री शहाब बिन तारिक के साथ बैठक हुई। दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय ओमान की यात्रा पर हैं और इस दौरान उन्होंने ओमान के उप प्रधानमंत्री के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। ओमान के उप प्रधानमंत्री शहाब बिन तारिक ने प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। राजधानी मस्कट में आयोजित इस भोज में गणमान्य नागरिक शरीक हुए। ओमान में रह रहे भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत बेहद गर्मजोशी से किया। प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए राजधानी मस्कट में भारी जनसमूह उमड़ा। लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। ओमान के कलाकारों के साथ साथ भारतीय कलाकारों ने भी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इनमें गुजराती गीत, राजस्थानी घूमर नृत्य, कथक और भरतनाट्यम जैसे क्लासिकल नृत्य और यक्षगान शामिल थे।
ओमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग बेहद खुश नजर आए। प्रधानमंत्री के सामने कला का प्रदर्शन करने वाले कलाकारों ने भी अपनी खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इंडियन क्लासिकल डांसर भी यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी अलग अलग तरीके से। किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया आप लोगों ने? Actually, we all together, one like that, Vande Mataram song, dance perform kiya. Actually, different styles, different dance forms. Actually, that moment was, proud moment. And we all were waiting this opportunity, and this is our luck. And it's blessing of God in front of Modi ji dancing. It is as an artist, it is fabulous. ये 2 हफ्ते से हमारे मन में जो एक्साइटमेंट हो रही थी वो बयान नहीं कर सकते हम लोग। नींद नहीं आ रही है ऐसा हालत था हमारा। बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। चाहे एक झलक ही देख के जाएं, वो इतना हम उसके लिए तरस रहे थे। हमारे लिए उनके सामने बस थोड़ा सा भी परफॉर्म करने का मौका मिला, वो बहुत बड़ी बात है। हमने जैसे कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, हमने एक फ्यूजन बनाया, एक मोहिनीअट्टम है, कथक है। हमने एक गाने में हमने डिफरेंट वैरायटीज़ डाली है। लाइक वी हैव शोन आवर टैलेंट एंड जो इंडिया का कल्चर है दैट वी हैव शोड एंड वी आर वेरी हैप्पी। हम बहुत खुश हैं जो हम प्रधानमंत्री के सामने हम जो हमारी कला है जो हम दिखा पाए। एंड इट वाज लाइक हमारी डांस करते हमारे हाथ पैर शिवर हो रहे थे, बट वी हैव डन आवर बेस्ट एंड प्रधानमंत्री जी को भी अच्छा लगा होगा। He is respecting very much for art, so he will stand and he will watch, he will respect us, so very happy. So from long time we are waiting, we are excited from when we came to know he is coming. From that day itself we are very excited and we are waiting for that. This opportunity finally we got, so very happy. If small 1 minute also, वेरी हैप्पी फॉर दिस। हमारा एक प्रदर्शन जो है यक्षगान कर्नाटक उड़पी के ताल्लुक रहता है, तो मुझे प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शन करने में बहुत मेरा भाग्य रहा। मैं बहुत ऑनर फील हुआ उनके लिए। गाना एक लाइन आपके लिए सुना देंगे। हे जननी नहैया माँ पोढ़ंता पीधो कसुम्बी नो रंग माना धोड़ा रे धावण केरी धाराए पाम्यो कसुम्बी नो रंग हो राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग हो राज मने लाग्यो कसुम्बी नो रंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक मूवमेंट है दोनों देशों के बीच में, स्पेशली जब 70 साल की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, तो ये बहुत बड़ा मैत्री पर्व, हमने नाम भी उसी तरह से दिया है और हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं और वी लुक फॉरवर्ड फॉर द बेटर एंड डीपर रिलेशनशिप बिटवीन ओमान एंड इंडिया। सैकड़ों और हजारों की संख्या में भारतवासी जो ओमान में यहाँ पर रह रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुँचे और ज़बरदस्त उत्साह उनके अंदर प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर देखने को मिला। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। सतत विकास और आपदा प्रबंधन से लेकर फिनटेक के क्षेत्र में भारत इथियोपिया के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया यात्रा के दूसरे दिन वहां की संसद को संबोधित किया और एक बार फिर ग्लोबल साउथ के हितों को आवाज दी। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को साझा संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों में बंधा हुआ करार दिया। Our vision is of a world where the global south rises not against anyone but for everyone. A world where development is fair, where technology is accessible, and where sovereignty is respected. इथियोपिया की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से दोहराया कि वक्त वैश्विक संस्थाओं में सुधार का है। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज G20 से लेकर के ब्रिक्स तक यानी हर उस मंच पर बुलंद की है जहां भारत मौजूद रहा है, क्योंकि भारत मानता है कि सहयोग, समानता, संप्रभुता का सम्मान और विश्व बंधुत्व की भावना से ही दुनिया प्रगति कर सकती है।
प्रधानमंत्री ने इथियोपिया की संसद में विश्वास दिलाया कि भारत अपनी तकनीक, अपनी क्षमता और दक्षता के साथ ग्लोबल साउथ और इथियोपिया का एक स्वाभाविक विश्वसनीय साझेदार है। We are natural partners in regional peace, security and connectivity. Our commitment to mutual security becomes stronger with the signing of the Defense Cooperation Agreement earlier this year. This arrangement focuses on closer military cooperation. It includes collaboration in cyber security, in defense industries, in joint research and in capacity building. इथियोपिया के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन पूरा होने पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। पूरी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। उसके बाद उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत संसद भवन परिसर में वृक्षारोपण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इथियोपिया के संबंध ऐतिहासिक हैं, विरासत साझा है। इसलिए इथियोपिया के शहीदों के लिए बने अदवा मेमोरियल पर पहुंचकर जब उन्होंने श्रद्धांजलि दी तो यह विश्वास जगा कि ग्लोबल साउथ के देशों में वो ताकत है जिससे वे खुद अपनी मंजिल तय कर सकते हैं। This morning, I had the honor to lay a wreath at the Adwa Victory Monument. This monument is a timeless reminder of how Ethiopia's victory inspired the entire colonized world in its quest for dignity and freedom. इथियोपिया को प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि भारत डिजिटल इंफ्रा, डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी और पब्लिक इंफ्रा जैसे क्षेत्रों में साथ मिलकर समानता और मित्रता के भाव के साथ काम करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से विभूषित करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन के दौरान 50 से ज्यादा बार तालियों की गड़गड़ाहट और संबोधन की समाप्ति पर समूचे सदन का खड़े होकर लंबे समय तक स्टैंडिंग ओवेशन देना और अगवानी और विदाई खुद गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा किया जाना ये बताता है कि दोनों देशों के संबंध रणनीतिक, कूटनीतिक स्तर से आगे बढ़कर दिल से दिल के स्तर तक पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन शुभम के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अदीस अबाबा, इथियोपिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया की सफलतापूर्वक यात्रा संपन्न हुई। इथियोपिया के व्यापारी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल इथियोपिया यात्रा के बाद इथियोपिया के व्यापारी, इथियोपिया के विशेषज्ञ और व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए हर व्यक्ति बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साउथ साउथ कोऑपरेशन के जरिए भारत इथियोपिया संबंधों को नए आयाम देने की प्रतिबद्धता एक बार जताई है। हमारे साथ कई विशेषज्ञ व्यापारी और अन्य लोग जुड़े हुए हैं। मदन बलराम जी हैं जो कि यहाँ पर CSIR, CLRI और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लेदर इंस्टीट्यूट के कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं। सर, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की यात्रा को देखते हैं, और तब जबकि भारत खुले मन से अपने कैपेसिटी बिल्डिंग और अपनी विशेषज्ञता को इथियोपिया और दूसरे देशों से साझा करना चाहता है? या प्रधानमंत्री जी यहाँ इथियोपिया आने के लिए वो सब इथियोपियन लोग का बहुत बढ़िया विश्वास मिला है। सो वो तो साइंस और टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी में आगे बढ़ने के लिए new phase is, they are anticipating, for South-South technology diplomacy. So they are all excited for greater cooperation in the days to come. अभी जो है जैसे CSIR, CLRI यहाँ के लेदर इंस्टीट्यूट के साथ कैसे कोलैबोरेशन कर रहा है और आगे की राह किस रूप में देखते हैं? हम लोग सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रोग्राम कर रहा है। तो लेदर सेक्टर को ग्रीन बनने के लिए और वेस्ट क्लियर करने के लिए वो तो प्रोग्राम अभी तो कर रहा है। हमारे साथ वोंडू लेगेसी जी हैं। You have already been trained in CLRI in India. What do you think the future
perspective of the cooperation between India and Ethiopia? This relationship between the Indian scientific institutes like CSIR, CLRI will continue, especially for the laser sector, because now the government of Ethiopia is from all the late prime ministers and the present prime minister believes on the capacity building which we have got for the laser sector in Ethiopia is very tough, and I am very confident that because I know CLRI well. हमारे साथ रॉबी रेड्डी जी हैं। रॉबी रेड्डी जी साउथ नॉर्थ फंडिंग एजेंसी है, उसको चलाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक द रिलेशन बिटवीन futuristic relation of India and Ethiopia? I think institutions in India that have the technical capability and the know-how can support in Ethiopia in addressing a number of these bottlenecks and barriers that enable meet the standards and requirements of other markets, and as such also pushes the country to access bigger markets. हमारे साथ सेंथिल कुमरन जी हैं। सेंथिल जी, आप लंबे समय से कृषि क्षेत्र और खास करके ऑर्गेनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भारत का सॉइल हेल्थ टेक्नोलॉजी है उसके ट्रांसफर के लिए और अन्य टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए सहर्ष तैयार हैं, तो कैसे आगे की राह देखते? इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो हॉर्टिकल्चर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो हम ऑलरेडी इंडिया की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत इंपोर्ट हो रहा है, जिसके कारण अपना फॉरेन करेंसी भी बाहर जा रहा है। तो प्रधानमंत्री की जो सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम जो है और नॉर्थ ईस्ट को हम सही तरीके से हैंडल करेंगे, मतलब हॉर्टिकल्चर के क्रॉप के ऊपर हमारा जो डॉलर्स बाहर जाने वाला बंद कर सकते हैं। और जो मैं 30 सालों से यहीं जो देख रहा हूँ हॉर्टिकल्चर की फील्ड में, जो केन्या, तंजानिया, युगांडा, इथियोपिया की 30 सालों से जो सक्सेस, हर देश की सक्सेस है, पर सारा दुनिया के लिए ये सप्लाई कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है हाई टेक्नोलॉजी में। इसकी टेक्नोलॉजी वहाँ हम कर सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में काम में आ सकता है, जिसके कारण वो कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप जो प्रधानमंत्री की विजिट के कारण बहुत आगे बढ़ सकता है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत की प्रतिबद्धता है इथियोपिया और समूचे अफ्रीका के लिए अपनी क्षमता के साझा करने की। क्षमता निर्माण के साथ साथ व्यापार, वाणिज्य, कृषि, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें नई ऊर्जा आएगी, नई गति आएगी। और भारत ने प्रतिबद्धता जताई है कि एक मित्र के रूप में, एक साझेदार के रूप में और एक विश्वसनीय मित्र साथी के रूप में भारत इथियोपिया ही नहीं समूचे अफ्रीका की सहायता के लिए सहर्ष तैयार है। कैमरा पर्सन ललित के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, अदीस अबाबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अफ्रीकी महाद्वीप के देशों के साथ भारत के रिश्तों को नई ऊंचाई मिली है। बीते करीब 1 वर्ष में ही प्रधानमंत्री 6 अफ्रीकी देशों का दौरा कर चुके हैं। आखिर कैसे इस दौरान भारत अफ्रीका संबंध और गहरे हुए हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति में नई गति देखने को मिली है। बीते 11 वर्षों में उन्होंने हमारे हितों की मजबूती के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में भारत की पहुंच सुनिश्चित की है। इसी कड़ी में अफ्रीकी महाद्वीप पर भी उनका विशेष फोकस देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अफ्रीका संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया है। Over the 11 years of my government, the connection between India and Africa has grown many-fold. During this period, we have exchanged more than 100 visits at the level of head of the states and governments. भारतीय विदेश नीति में अफ्रीकी महाद्वीप की उभरती अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले करीब 1 वर्ष में पीएम मोदी 6 अफ्रीकी देशों का दौरा कर चुके हैं। उनकी इन यात्राओं से भारत और अफ्रीकी देशों के लोगों में नजदीकियां बढ़ने के साथ कई अहम समझौते भी हुए हैं। बीते 1 साल में प्रधानमंत्री ने नाइजीरिया, मॉरिशस, नामीबिया, घना, दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया का दौरा किया है। पीएम मोदी ने नवंबर 2024 में नाइजीरिया का दौरा किया था। इस दौरान व्यापार, शिक्षा, ऊर्जा और संस्कृति समेत तमाम क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान, सीमा शुल्क सहयोग और सर्वेक्षण सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी हुआ। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष मार्च में मॉरिशस की यात्रा की। उनकी इस यात्रा में कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। इस दौरान भारत मॉरिशस संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया।
साथ ही लोकल करेंसी में व्यापार और ऋण सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मॉरिशस में नए संसद भवन के लिए सहयोग के अलावा 100 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण की घोषणा भी की गई। प्रधानमंत्री मोदी इसी वर्ष जुलाई में नामीबिया और घाना की यात्रा पर गए। इन दोनों देशों के साथ भी कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। पीएम मोदी की घाना यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाने की घोषणा की गई। साथ ही कई मुख्य मुद्दों पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी हुआ। इसमें सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और घाना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के बीच समझौते के अलावा पारंपरिक चिकित्सा के प्रशिक्षण और अनुसंधान पर सहयोग शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री की नामीबिया यात्रा के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही नामीबिया यूपीआई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का पहला देश बना। नामीबिया ने CDRI यानी कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने के लिए स्वीकृति पत्र जमा किए। इसके अलावा बीते नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। वहां दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक में कई अहम क्षेत्रों पर सहयोग पर सहमति बनी, जिनमें आपसी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, माइनिंग और स्टार्टअप सेक्टर शामिल हैं। साथ ही दोनों नेता ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार से इथियोपिया के 2 दिवसीय दौरे पर है। उनकी इस यात्रा के दौरान भी भारत इथियोपिया संबंधों को नई ऊंचाई मिली। इस दौरान दोनों देशों के बीच कस्टम मामलों में सहयोग, UN शांति रक्षा अभियानों संबंधी प्रशिक्षण, इथियोपियाई विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना और G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत ऋण पुनर्गठन को लेकर समझौतों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज वैश्विक मंचों पर पुरजोर ढंग से उठाता रहा है। इसी कड़ी में 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी यूनियन को G20 की सदस्यता मिली। साथ ही आर्थिक क्षेत्र और वैश्विक राजनीति में अफ्रीकी महाद्वीप के उभरते कद के साथ भारत ने भी अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। लोकसभा में बुधवार को भी मनरेगा की जगह लाए गए विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पर चर्चा हुई। इस बिल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में 100 की जगह 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने की। विपक्षी दल इस बिल को संसदीय समिति को भेजने की मांग कर रहे थे। वहीं सरकार ने कहा कि जितनी देर तक विपक्ष चर्चा चाहता है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इस विधेयक पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये विधेयक गरीबों और ग्रामीणों की आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाने का एक बड़ा कदम है। ये मनरेगा का उन्नत रूप और ग्रामीण विकास की नई दिशा है। ये बिल विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण का बिल है, जिसमें 100 दिन जो रोजगार की गारंटी थी वो बढ़ा के 125 दिन कर दी गई है। हम रोजगार भी देंगे, लेकिन केवल रोजगार नहीं, जो महात्मा गांधी जी का सपना था स्वावलंबी गांव, वो स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण, विकसित, गरीबी मुक्त और रोजगार युक्त गांव बनाने का ये बिल है। तेलुगु देशम पार्टी ने बीवी जी रामजी विधेयक 2025 के उद्देश्य का समर्थन किया है। लोकसभा में टीडीपी सांसद लवु श्रीकृष्ण देव रयालू ने विधेयक का समर्थन किया। टीडीपी का कहना है कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने की मंशा सही है। We welcome this new changes that has been made, but we also want to make a statement here, sir, with regards to the Andhra Pradesh, sir. Andhra Pradesh, we've made a lot of requests in this house also. We've made the position clear of economic status of Andhra Pradesh in this house, sir. Ours is a revenue deficit state from 2014 itself, after the unscientific bifurcation that has happened, and we have come to this house and explained the situation of Andhra's financial position many occasions, sir. केंद्र सरकार की विकसित भारत जी राम जी योजना
का उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के श्रमिक और ग्रामीण भी समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार इसके माध्यम से ग्रामीण भारत का विकास करना चाहती है और इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। ग्रामीण और श्रमिकों का कहना है कि अब उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और गांवों में ही उन्हें अधिक काम मिलेगा। तो पहले मनरेगा में 100 दिन का काम मिला था, अब मिल रहा है 125 दिन का। अब आदमी खुश हैं, आराम से अब गांव में काम करा चाह। सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मनरेगा एक बहुत ही अच्छी योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी। मनरेगा से फायदा तो बहुत हुआ, पूरे प्रदेश को फायदा हुआ है, पूरे देश को फायदा हुआ है। जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ तालाब नहीं थे, जहाँ निकास नहीं था, ये सारी चीजें हमको मनरेगा से मिली। पहले मनरेगा में 100 दिन का गारंटी काम मिलता था, लेकिन अब जो है सरकार ने 125 दिन का कर दिया है। इसलिए जो है जनता बहुत खुशहाल ही, यहाँ लेबर वर्ग जो है बहुत खुश हैं इससे। अब हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मनरेगा में 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का काम हो गया है। इससे हम लोगों को बहुत बढ़िया है, बहुत खुशहाली है और इसलिए हम तारीफ करते हैं सरकार की कि बहुत अच्छा काम किया है हम लोगों के लिए। अब यहीं तक 100 दिन का काम मिलता था सर, अब 125 दिन का काम मिलेगा। अब बहुत खुश हैं हम लोग इस काम देख करके, अब बहुत खुश हैं हम अपने गाँव ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव में काम करेंगे, हमको बाहर नहीं जाना पड़ेगा साहब। सरकार ने बहुत बढ़िया फैसला किया। 100 दिन का काम मिलता था लेबरों को, अब 125 दिन का काम मिलेगा लेबरों को। इससे बहुत संतुष्ट है लेबर और ना बाहर लोग को जाना पड़ेगा और श्रमिक अधिक से अधिक काम करेंगे और इससे गांव का विकास भी होगा। मनरेगा बहुत अच्छा योजना है। इसके अंतर्गत पहले 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन का रोजगार मिल रहा है। अब उनको अपने गांव में अधिक से अधिक काम मिलता है, रोजगार मिलता है, इसलिए अपने बच्चों का जीविका भी चला सकते हैं। लोकसभा में गुरुवार को नियम 193 के तहत प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के दौरान राजधानी में बढ़ते वायु और जल प्रदूषण, शहरी इलाकों में बिगड़ते वायु गुणवत्ता, औद्योगिक प्रदूषण और इसके जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर सदस्य अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लंबे समय से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी संसद के भीतर और बाहर प्रदूषण को लेकर चिंता जताई थी। इस अल्पकालिक चर्चा का जवाब केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। नियम 193 के तहत होने वाली ये चर्चा बिना मतदान की होगी, लेकिन जनहित और नीतिगत दिशा तय करने के लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में गैलरी में देश के परमवीर विजेताओं के चित्र लगाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, हे भारत के परमवीर, हे नमन तुम्हें है प्रखर वीर, ये राष्ट्र कृतज्ञ बलिदानों पर, भारत मां के सम्मानों पर। राष्ट्रपति भवन की परमवीर दीर्घा में देश के अदम्य वीरों के ये चित्र हमारे राष्ट्र रक्षकों को भावभीनी श्रद्धांजलि है, जिन वीरों ने अपने सर्वोच्च बलिदान से मातृभूमि की रक्षा की, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन दिया, उनके प्रति देश ने एक और रूप में अपनी कृतज्ञता अर्पित की है। देश के परम वीरों की इस दीर्घा को 2 परमवीर चक्र विजेताओं और अन्य विजेताओं के परिवारजनों की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्र को अर्पित किया जाना और भी विशेष है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक संसद भवन परिसर में संपन्न हुई। बैठक में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और पूर्व IMF उप प्रबंध निदेशक प्रोफेसर गीता गोपीनाथ और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य डॉक्टर संजीव सान्याल ने समिति के समक्ष अपने विचार रखे। प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने एक राष्ट्र एक चुनाव को एक सशक्त मैक्रो इकोनॉमिक सुधार बताते हुए कहा कि बार बार चुनाव होने से निजी निवेश प्रभावित होता है। उन्होंने बताया कि चुनावी वर्षों में निजी निवेश में लगभग 5% की गिरावट आती है।
चुनावों की संख्या कम होने से अनिश्चितता घटेगी, निवेश बढ़ेगा और सरकारी व्यय की दक्षता में सुधार होगा। वहीं डॉक्टर संजीव सन्याल ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का उद्देश्य केवल चुनावी खर्च में कमी नहीं, बल्कि नीतिगत निरंतरता और शासन की स्थिरता सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि बार बार चुनाव और आदर्श आचार संहिता के कारण नीति प्रक्रिया बाधित होती है। एक राष्ट्र एक चुनाव से केंद्र और राज्यों के मुद्दों पर एक साथ चर्चा संभव होगी और दीर्घकालिक निर्णय लेने में मजबूती मिलेगी। अध्यक्ष पीपी चौधरी ने विशेषज्ञों के सुझावों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये समिति की सिफारिशों को दिशा देने में सहायक होंगे। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक परिदृश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कोलकाता में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि हर साल बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन धरातल पर वास्तविक निवेश दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। दोनों नेताओं ने राज्य में औद्योगिक निवेश की कंकाल जैसी स्थिति को उजागर करने वाला कदम बताते हुए भाजपा नेताओं ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी। समीक भट्टाचार्य ने कहा कि महाराष्ट्र में जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी 36.6% है, वहीं पश्चिम बंगाल में यह बेहद कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो उद्योगपति बिजनेस समिट में मंच से बंगाल को निवेश के लिए अनुकूल बताते हैं, वही बाद में अन्य राज्यों में पूंजी लगाते हैं। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वर्ष 2015 से अब तक मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए एमओयू की संख्या के अनुपात में वास्तविक निवेश नहीं हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि इतने बड़े पैमाने पर समझौते हुए हैं तो उनके जरिए कितना उद्योग शुरू हुए और कितने युवाओं को रोजगार मिला। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार से एमओयू और जमीनी निवेश का श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए कहा कि बिना ठोस परिणाम के केवल प्रचार से बंगाल का औद्योगिक भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। और आपको बता दें कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका के राजनयिक क्षेत्र की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने जुलाई ओइक्या नाम के एक समूह के मार्च को रोक दिया। इस समूह में गुलशन स्थित भारतीय उच्चायोग तक मार्च करने की घोषणा की गई थी। बुधवार को करीब 3 बजे कई 100 प्रदर्शनकारी रामपुरा ब्रिज के पास इकट्ठा हुए और नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मार्च को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद सड़क पर ही धरना दिया, नारे लगाए, लाउडस्पीकर के जरिए भीड़ को संबोधित किया। उनकी मांगों में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्य अवामी लीग नेताओं की वापसी शामिल थी, जो तख्तापलट के बाद भारत चले गए थे। इसी बीच भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को नई दिल्ली तलब किया और बांग्लादेश में बिगड़ते हालात, ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग से जुड़ी धमकियों पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कट्टरपंथियों द्वारा फैलाए जा रहे झूठे नैरेटिव को भारत पूरी तरह खारिज करता है। साथ ही अधिकारियों से अपील की कि वो किसी भी ऐसे कदम को रोकें जो राजनयिक परिसरों को खतरे में डाल सकता है। स्क्वॉश के मिक्स्ड टीम इवेंट में विश्व कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ियों को बुधवार को खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सम्मानित किया। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि स्क्वॉश विश्व कप में मिली ये सफलता देश में इस खेल की जड़ों को और भी ज्यादा मजबूती देगी। साथ ही खेल में अपना भविष्य देख रहे युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत होगी। चेन्नई में खेले गए स्क्वॉश विश्व कप के फाइनल में जोशना चिन्नप्पा की अगुवाई में भारतीय टीम ने फाइनल में हांगकांग की टीम को हराकर पहली बार खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2023 में आया था, जब देश ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। 12 कंट्री ने स्क्वॉश वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन करा। भारत की टीम एक भी मैच न हार के कंटिन्यूस विजय होती रही और देश को पहला स्क्वॉश वर्ल्ड कप जिताने का बहुमान दिलवाने के लिए मैं सभी एथलीट और उनके कोच को भी अभिनंदन करता हूँ। वैसे ही आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स सेक्टर में
जो बदलाव हो रहा है, बदलाव देश को इंटरनेशनल पोडियम पर सफलता दिलवाएगा। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। साइंस